वेलकम बैक टू माय चैनल फ़ोन पे स्टडी। मैं आपका टीचर राहुल कुमार दास और आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर ये जितना भी था उसको हम लोग ब्रीफ में समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो मैं सबसे पहले आप लोग को फिर से वो स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर एक बार दिखा देता हूँ जो मैंने दिखाया था। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, उसके अंदर में ओजोनोस्फेयर, उसके बाद मेसोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर, उसके अंदर आयनोस्फेयर। इसको हम लोग एक एक करके हम लोग को समझना है। सबसे पहले जो ट्रोपोस्फेयर दिया हुआ है उसको पढ़ते हैं। पहले इसमें क्या दिया गया, द नियरेस्ट लेयर टू द अर्थ सर्फेस इज कॉल्ड ट्रोपोस्फेयर। यदि आप लोग फोटो में देखोगे, यहाँ पे जो मैंने फोटो यहाँ दिखाया आप लोग को, उस फोटो में भी देखो तो सबसे नीचे आप लोग क्या दिख रहा है, ट्रोपोस्फेयर दिख रहा है। यानी कि जो सबसे क्या बोलते हैं नियरेस्ट लेयर है, किसका नियरेस्ट लेयर, अर्थ सरफेस से। ठीक है, जो सबसे नियरेस्ट लेयर है अर्थ सरफेस का उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फियर बोलते हैं। ठीक है, उसका नाम क्या, ट्रोपोस्फियर। यानी कि इस लेयर के अंदर में हम लोग रहते हैं। राइट, इस लेयर का एक्सटेंशन है 0 to 11 किलोमीटर। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, आप लोग नोट कर लीजिए। मैं आप लोग को लास्ट में नोटेशन दे दूंगा, आप लोग टेंशन मत लो इतना। यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, मैं एक बार लास्ट में एक चार्ट बना के आप लोग को दे दूंगा। फिलहाल यहाँ पे जो मैं समझा रहा था वो समझते हैं कि यहाँ पे ये जो लेयर है वो अर्थ सरफेस से सबसे नियरेस्ट है। ठीक है, और इसका नाम क्या है, ट्रोपोस्फेयर। अब इसमें से कैरेक्टरिस्टिक इसका पढ़ते हैं। पहला नंबर दिया हुआ है 70% ऑफ अर्थ मास रिमेन्स इन दिस लेयर। यानी कि जितना भी पूरा टोटल मिला के एटमॉस्फेयर का मास होगा उसका 70% इसी लेयर का है। यानी कि ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, ये जितना भी मिला के पूरा का जो मास होगा उसका 70% यही मतलब कि इसी में है। ठीक है, उसके बाद दूसरा पढ़ते हैं, कंपोजिशन ऑफ केमिकल स्पीसीज इन दिस रीजन रिमेन्स मोर और लेस कंस्टेंट। केमिकल स्पीसीज इसके अंदर जितना भी है उसका जो कंपोजिशन है, यानी कि ये गैस इतना परसेंट है, वो गैस इतना परसेंट है, उसका जो बात करते हैं हम लोग वो लगभग क्या होता है, कंस्टेंट ही रहता है, चेंज नहीं होता है, मोर और लेस उसी हिसाब से रहता है। यानी कि यदि हम बात करें ऑक्सीजन का कुछ 10% होता नहीं, एक्चुअली मैं एक एग्जाम्पल के लिए बात कर रहा हूँ, ये लगभग 30% के आसपास होता है। तो उस हिसाब से यदि 30% का यदि हम लोग बात करें तो वो लगभग क्या रहेगा कि 30% ही उसके अंदर रिमेन्स रहेगा, मतलब उसी हिसाब से वो कंस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब जाके हम लोग 3 नंबर देखते हैं, द ट्रोपोस्फेयर कंटेन्स मोस्ट ऑफ द क्लाउड, पार्टिकुलेट मैटर्स एंड गैसेज। ट्रोपोस्फेयर जितना भी मतलब इसमें जो भी है अधिकतर तक क्लाउडी है और पार्टिकुलेट मैटर्स यानी कि छोटा छोटा मैटर्स जो होता है एयर में, कह सकते हैं डस्ट पार्टिकल्स और पॉल्यूशंस कह सकते हैं हम लोग उसको, उस हिसाब का चीज़, और गैसेस, यही सब चीज़ ट्रोपोस्फेयर के अंदर में आपको मिलेगा। राइट, तो गैसेस कौन कौन सा इसके अंदर पाया जाता है वो देखते हैं, N2, O2, H2O, CO2, और भी एक दो गैसेस होता है। फिलहाल ये सबसे इंपॉर्टेंट गैसेस है, इसको आप लोग याद करके रखना। मे बी नहीं, एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है, मे बी का बात नहीं, सॉरी, एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है, उस समय आप लोग को ये चीज़ याद रहना चाहिए, नहीं तो आप लोग का मार्क्स में नहीं मिलेगा, सीधा सा बात है, यदि आप लोग याद नहीं रखोगे तो। ठीक है, अब 4 नंबर देखते हैं, टेम्परेचर डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड इन द ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर में जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ हाइट पे जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा। ये आप लोगों ने सुना होगा कहीं ना कहीं कि पहाड़ी इलाका में जो जैसे हम लोग पहाड़ वाले कहीं जगह पर जाते हैं घूमने वगैरह, तो उस जगह पे ठंडा ज़्यादा लगता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज है। अब इस टेम्परेचर कम होता है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वहाँ पे गैसेस का जो कंपोजिशन होता है वो क्या होता है, कम रहता है। और जितना ज़्यादा गैसेस कम होगा उतना ज़्यादा वो सनलाइट एब्जॉर्प्शन कम करेगा, उतना ज़्यादा सनलाइट एब्जॉर्प्शन कम करेगा, इसका मतलब कि वहाँ पे टेम्परेचर भी कम होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से जैसे जैसे हम लोग ऊपर बढ़ते हैं ट्रोपोस्फेयर के अंदर में वैसे वैसे क्या होता है कि अपने को टेम्परेचर डिक्रीज होता हुआ दिखाई पड़ता है। ठीक है, अब जाके लास्ट लाइन दिया हुआ, द रीजन वेयर ट्रोपोस्फेयर एंड्स एंड स्ट्रेटोस्फेयर स्टार्ट्स इज कॉल्ड ट्रोपोपॉज। वो रीजन जहाँ पे ट्रोपोस्फेयर खत्म होता है और स्ट्रेटोस्फेयर स्टार्ट होता है, उस पर्टिकुलर पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रोपोपॉज बोलते हैं। इस चीज़ को आप लोग अच्छे से याद कर लो या आप लोग अच्छे से समझ के रखो, वो पर्टिकुलर रीजन जहाँ पे ट्रोपोस्फेयर खत्म होगा और स्ट्रेटोस्फेयर स्टार्ट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रोपोपॉज बोलेंगे। ठीक है, इस तरह से स्ट्रेटोपॉज भी होता है, मेसोपॉज भी होता है, तो आप लोग इसको अच्छे से समझ के रखना, क्योंकि आगे ये फिर आपको रिपीट होगा, उसी हिसाब से रहेगा, बस वहाँ नाम चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रोपोस्फेयर आप लोग को समझ में आया यहाँ पे।
पहला लाइन जो हम लोग समझे थे, जो ट्रोपोस्फियर था वो अपने क्या हो जाएगा, डेफिनेशन हो जाएगा उसका। इसके बाद यदि क्वेश्चन में कोई पूछा जाए कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रोपोस्फियर, तो वहाँ पे 1 2 3 4 जो हम लोग देखे वो हो जाएगा, और जो लास्ट लाइन देखे हम लोग वो अपना ट्रोपोपॉज का डेफिनेशन होगा। ठीक है, तो अब जाके आता है स्ट्रेटोस्फेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर का पहला लाइन अपने पढ़ लेते हैं यहाँ पे भी। द लेयर अबव ट्रोपोस्फेयर फ्रॉम 11 to 50 किलोमीटर इज कॉल्ड स्ट्रेटोस्फेयर, यानी कि वो लेयर जो ट्रोपोस्फेयर के ऊपर होता है और 11 से लेके 50 किलोमीटर तक होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर। और यदि कहीं एग्जाम में आप लोग का डेफिनेशन पूछा जाता है स्ट्रेटोस्फेयर का, तो आप लोग बेझिझक ये लाइन लिख सकते हो, आप लोग को मार्क्स मिल जाएगा। इवन ये 1 मार्क्स के लिए ही आता है, तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होगा नहीं, ये एक लाइन काफ़ी है वहाँ पे। अब जाके इसका कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे पहला लाइन में दिया हुआ, द टेम्परेचर इंक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ ऑल्टीट्यूड। तो यहाँ पे ऐसा क्यों अब होता है? इससे पहले ट्रोपोस्फेयर में तो हम लोगों ने ये पढ़ा कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर बढ़ेंगे वैसे वैसे टेम्परेचर घटेगा, लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर में हम लोग को ये बताया जा रहा है कि जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे यानी कि इंक्रीज होगा अपना ऑल्टीट्यूड, तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। ऐसा यहाँ पे क्यों होता है? तो जब आप लोग याद हो आप लोग को, तो जब मैंने आप लोग को स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर दिखाया था, उसके अंदर वो दिखाया था कि स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर में भी एक लेयर होता है जिसका नाम है ओजोनोस्फेयर। तो उस ओजोनोस्फेयर में क्या एक्चुअल में रहता है, ओजोन रहता है। ये ओजोन का काम क्या होता है कि ये यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है अपने अंदर। तो यदि यूवी रेडिएशन कहाँ से आता है, सन से आता है, यानी कि वो एक तरह का हीट है। तो जो हीट को एब्जॉर्ब करेगा जो गैस, उस जगह पे क्या होगा, ऑटोमेटिकली वहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे यही कारण है कि स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर में जैसे जैसे हम लोग ऊपर बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या होगा कि टेम्परेचर इंक्रीज अपने होते हुए दिखाई पड़ेगा। ठीक है, 2 नंबर पढ़ते हैं। दिस वार्मिंग अप टेंडेंसी ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर रेडिएशन, सोलर यूवी रेडिएशन बाय ओजोन। जो भी मैंने समझाया, ये जो वार्मिंग अप टेंडेंसी है स्ट्रेटोस्फेयर में, ये इसी कारण से है, यानी कि सोलर रेडिएशन जो होता है वो ओजोन एब्जॉर्ब करता है, जिसके कारण से वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब जाके हम लोग 3 नंबर पढ़ते हैं। सुपरसोनिक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स एंड सिविलियन एयरक्राफ्ट्स यूजिंग जेट इंजन फ्लाइंग इन दिस जोन, यानी कि जितना भी एरोप्लेन्स, जितना भी एयरक्राफ्ट्स जिसके अंदर जेट इंजन्स होता है, वो इस रीजन के अंदर में यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर में उड़ाया जाता है। ठीक है, अब लास्ट लाइन पढ़ते हैं। द रीजन वेयर स्ट्रेटोस्फेयर एंड्स एंड मेसोस्फेयर स्टार्ट्स इज कॉल्ड स्ट्रेटोपॉज। देख रहे हो आप लोग, यहाँ पे फिर ये लाइन घूम के आया है। पिछले वाले में क्या था, द रीजन वेयर ट्रोपोस्फेयर एंड्स एंड स्ट्रेटोस्फेयर स्टार्ट इज कॉल्ड ट्रोपोपॉज। वहाँ पे हम लोगों ने ये देखा था, यहाँ पे जस्ट क्या हुआ है कि नाम जस्ट चेंज हो चुका है और वहाँ पे डेफिनेशन भी चेंज हो गया। यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर आ गया और मेसोस्फेयर आ गया, और ये डेफिनेशन किसका बन गया, स्ट्रेटोपॉज का बन गया। तो इस चीज़ को आप लोग को अच्छे से समझ के रखना होगा कि स्ट्रेटोपॉज हम लोग बोल किसको रहे हैं, जहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर खत्म होता है और नया लेयर यानी कि मेसोस्फेयर का स्टार्ट होता है, उस पर्टिकुलर पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोपॉज बोलते हैं। इस चीज़ में आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना नाम में, ट्रोपोपॉज, मेसोपॉज, स्ट्रेटोपॉज, इसमें कभी कंफ्यूज मत होना। ये लाइन को अच्छे से समझ के रखो, जहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर खत्म होता है और मेसोस्फेयर स्टार्ट होता है, उसको हम लोग स्ट्रेटोपॉज बोलते हैं। अब जाके बात आता है कि जो हम लोगों ने बात किया था कि स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर में ओजोनोस्फेयर होता है, वो एक्चुअल में क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसको अभी हम लोग पढ़ते हैं। द लेयर ऑफ ओजोन फ्रॉम 25 to 30 किलोमीटर इज कॉल्ड ओजोनोस्फेयर। यहाँ पे भी वही पर्टिकुलर चीज़ बोलेंगे, ओजोन का वो लेयर जो 25 किलोमीटर से लेके 30 किलोमीटर तक के रेंज में आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओजोनोस्फेयर बोलते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर में हम लोगों ने क्या देखा था, 11 से लेके 50 किलोमीटर तक होता है। तो 11 से लेके 50 आप लोग देख सकते हो। ओजोनोस्फेयर में क्या बोला गया है, 25 से 30। इट मीन्स ये जो ओजोनोस्फेयर है ये किसके अंदर आ रहा है, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर में ही आ रहा है। ठीक है, इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं। 90% ऑफ ओजोन ऑफ एटमोसफेयर रिमेन इन दिस रीजन। पूरे एटमॉस्फेयर में जितना भी ओजोन है उसका 90% पार्ट इसी रीजन के अंदर में यानी कि इसी लेयर के अंदर में है, इसलिए इसका नाम ओजोनोस्फेयर है या द ओजोन लेयर इसको कहा जाता है। ठीक है, 2 नंबर देखते हैं। द कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन रिमेन्स कंस्टेंट। अच्छा, इसके अंदर में जितना भी ओजोन है उसका जो कंसंट्रेशन है, यानी यही कहेंगे फिर से, जितना भी ओजोन का परसेंटेज है वो हमेशा लगभग कंस्टेंट ही रहता है। अब क्यों रहता है ये हम लोग आगे जाके फिर से पढ़ेंगे, यानी मैं इसी पार्ट में पढ़ाऊंगा, यानी कि
हाँ 1.A में जो मैंने बात किया था पहले स्टार्टिंग में, फिजिकल साइंस और एनवायरनमेंट, और उसके बाद दूसरा पार्ट है इसके अंदर में गैसेशनल एनर्जीज का, वो अब बाद में करेंगे। इसके अंदर में हम लोग यही फिर डिस्कस करेंगे ओजोन के बारे में कि यहाँ पे कंस्टेंट क्यों होता है, ठीक है, जब हम लोग इसको ब्रीफ में पढ़ेंगे तो ओजोन लेयर को। फिलहाल हम लोग यहाँ पे सिर्फ ये टॉपिक को हाईलाइट करके रख लेते हैं, ये हर एक चीज़ को हम लोग फिर से डिस्कस करने वाले हैं, मैं अभी बता दे रहा हूँ आप लोग को। अच्छा, अब जाके अपना आता है दिस ओजोन of this layer absorbs the ultraviolet rays of the sun and serves as a shield to protect life on the earth surface from the harmful UV radiation। यहाँ पे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हुआ मैंने देखा, मैं अब सही नहीं कर पा रहा हूँ। फिलहाल जो है वहाँ ये हम लोग समझते हैं, लेयर्स का स्पेलिंग रॉन्ग है, आप लोग को पता है उसका स्पेलिंग क्या होता है। फिलहाल यहाँ पे बताया गया है कि इस लेयर के अंदर में जो ओजोन होता है वो अल्ट्रावायलेट रेस को एब्जॉर्ब कर लेता है और एक शील्ड प्रोड्यूस करता है हम लोग को। शील्ड प्रोड्यूस करने का मतलब, शील्ड किसको बोलते हैं, जिससे हम लोग अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, एक तरह का नकाब कह सकते हैं हम लोग, जिससे हम लोग बच सकें। तो वो क्या करता है, अर्थ सरफेस के ऊपर में एज अ शील्ड अपने को प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि अपनी जो लाइफ है वो, मतलब कि क्या बोल सकते हैं कि लाइफ को प्रोटेक्ट करके रखा है। यूवी रेडिएशन का एक्चुअल में क्या होता है कि बहुत सारा हार्मफुल इफेक्ट्स है इसका, वो हार्मफुल इफेक्ट्स भी हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो वो हार्मफुल इफेक्ट से अपने को बचा के रखता है ये क्या बोलते हैं ओजोन लेयर, तो इसलिए यहाँ पे इसको सिल्ड बोला जा रहा है, ठीक है, ये भी इसका कैरेक्टरिस्टिक में ही आता है। फिलहाल ऐसा हम लोग इसको अच्छे से ब्रीफ में पढ़ेंगे द ओजोन लेयर, यहाँ पे जस्ट मैं कैरेक्टरिस्टिक को एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। इसके बाद आता है मेसोस्फेयर का। अच्छा, तो मेसोस्फेयर में पढ़ते हैं द लेयर अबव स्ट्रेटोस्फेयर फ्रॉम 50 टू 85 किलोमीटर इज कॉल्ड मेसोस्फेयर। वो लेयर जो स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर होता है और 50 से लेके 85 किलोमीटर तक उसका रेंज है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेसोस्फेयर बोलते हैं। इसका कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ते हैं, इन दिस लेयर द टेम्परेचर अगेन डिक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ द हाइट। इसके अंदर फिर से जैसे जैसे हम लोग ऊपर बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या होगा, टेम्परेचर क्या हो जाएगा मेरा, घटने लगेगा, ठीक है। 2 नंबर पढ़ते हैं, दिस इज द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द atmosphere here at the top of the mesosphere the temperature is -92 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, पूरे एटमॉस्फेयर में सबसे कोल्डेस्ट लेयर इसी को कहा जाता है, ये चीज़ आप लोग याद करके रखना, क्वेश्चन आता है कभी कभी, विच इज़ द कोल्डेस्ट लेयर इन द एटमॉस्फेयर, सो आंसर विल बी आवर मेसोस्फेयर। ओके, सो यहाँ पे मेसोस्फेयर का जब हम लोग टॉप में सबसे चले जाएंगे तो वहाँ पे अपने को टेम्परेचर कितना मिलेगा, -92 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। तो देख सकते हो आप लोग यहाँ पे 0 डिग्री पे बर्फ जम जाता है और यहाँ पे क्या है -90 डिग्री, तो यहाँ पे बहुत क्या कर सकते हैं कि ठंडा जगह है, ठंडा पार्ट होगा ये एटमॉस्फेयर का, ठीक है। अच्छा, उसके लास्ट लाइन में क्या दिया, द रीजन वेयर मेसोस्फेयर एंड इज कॉल्ड मेसोपॉज। वो पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे मेसोस्फेयर खत्म होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेसोपॉज बोलते हैं, ठीक है। ये मैंने आप लोग को पहले भी एक्सप्लेन कर दिया है, फिर से अब यहाँ पे मैं कुछ बोलूँगा नहीं, जहाँ पे मेसोस्फेयर खत्म होता है उसी को मेसोपॉज बोलते हैं, बस इतना ही। अच्छा, अब जाके आता है अपना थर्मोस्फेयर, द लेयर अबव मेसोस्फेयर एंड एक्सटेंड्स अप टू 500 किलोमीटर इज कॉल्ड थर्मोस्फेयर। वो लेयर जो मेसोस्फेयर के ठीक ऊपर है और लगभग 500 किलोमीटर तक पूरा एक्सटेंड करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मोस्फेयर बोलते हैं। हियर द टेम्परेचर राइज वेरी रैपिडली विद द इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड, द मैक्सिमम टेम्परेचर अटेन्स हियर 1200 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे टेम्परेचर जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होने लगेगा, ठीक है, वही बहुत बहुत स्पीड से इंक्रीज होगा, वेरी रैपिडली लिखा हुआ है यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा स्पीड से वो इंक्रीज करना शुरू हो जाएगा। द मैक्सिमम टेम्परेचर अटेन्स हियर इज 1200 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे मैक्सिमम अब तक 1200 डिग्री सेल्सियस तक जा चुका है और इवन यहाँ पे रहता है, मतलब कहने का मतलब ये है क्योंकि ये सबसे आउटर लेयर है और यहाँ आउटर लेयर जैसे ही यहाँ कंप्लीट होगा इसके बाद क्या आ जाएगा, सन आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि टेम्परेचर, मतलब कि जितना ज़्यादा ऊपर बढ़ेंगे हम लोग उतना ज़्यादा सन के क्लोज होंगे, इट मीन्स सन के क्लोज होंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा ही। 2 नंबर पढ़ते हैं, लो प्रेशर एंड लो डेंसिटी आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस लेयर। यहाँ पे टेम्परेचर भी बहुत लो कम बहुत ज़्यादा है, इसके साथ में उल्टा क्या है, इसके प्रेशर बहुत कम है और साथ साथ डेंसिटी बहुत कम है यहाँ पे, ठीक है। द O2 एंड NO गैसेज एग्जिस्ट एज आयंस एंड एटम्स बाय ऑब्जॉर्बिंग सोलर रेडिएशंस। यहाँ पे जो O2 और NO गैस है ये क्या होता है कि आयंस में रहता है। आयंस आप लोग को पता होगा, क्लास 8-9 में पढ़ाया जाता है आयंस क्या होता है, तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ,
छोटा सा एक बात बता देना चाहता हूँ कि वो पर्टिकुलर कोई भी एटम या मॉलिक्यूल जिसके अंदर में से एक या दो इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए या एक्स्ट्रा डाल दिया जाए उसको हम लोग आयंस बोलते हैं। शॉर्ट में हम लोग ऐसे समझ सकते हैं इसको। तो यहाँ पे आप लोग इस हिसाब से समझ सकते हो कि यहाँ पे O2 में से और NO में से समझ लो या तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया है या एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे दिया गया है, इसलिए यहाँ पे इसका क्या होता है कि आयंस यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। अच्छा, इसके बाद आता है अपना आयोनोस्फीयर। तो आयोनोस्फीयर में पढ़ लेते हैं पहला लाइन, द लेयर बिटवीन 50 टू 30 किलोमीटर 130 किलोमीटर इज कॉल्ड वन सॉरी मैं फिर से बोल देता हूँ उसको, मैंने थोड़ा मेरा दिमाग पीछे बैकग्राउंड में एक्चुअल में कोई एक जन गाना बजा रहा है तो मेरे को बहुत डिस्टर्ब हो रहा है उससे, तो इसलिए मेरा दिमाग बार वहाँ चला जा रहा है। मैंने उनको मना किया लेकिन नहीं मान गया तो क्या करूँ, अब झगड़ तो सकता नहीं मैं। फिलहाल वो सब छोड़ते हैं। द लेयर बिटवीन 50 टू 130 किलोमीटर इज कॉल्ड आयनोस्फीयर। वो लेयर जो मतलब 50 से लेके 130 किलोमीटर तक के बीच में आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयनोस्फीयर बोलते हैं। अच्छा, इसका कैरेक्टरिस्टिक एक ही है, उसको ही पढ़ लेते हैं। द गैसियस मॉलिक्यूल फ्रॉम पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन and electrons by absorbing solar radiations. This ionized particles reflects the radio waves from the Earth's surface and maintains the telecommunication on the Earth. अच्छा, जितना भी गैसियस मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस के अंदर में रहते हैं। पॉजिटिवली चार्ज्ड कहने का मतलब उसके अंदर में से इलेक्ट्रॉन्स कम रहते हैं उसके अंदर में से, या तो ये कह सकते हैं उसके अंदर में से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं। अब बात यह है कि इलेक्ट्रॉन्स निकल के तो कहीं जा नहीं पाएगा, उसी पर्टिकुलर जगह पे रहेगा। अच्छा, अब वो जो इलेक्ट्रॉन्स है जो उसके अंदर में से निकल जाता है वो क्या होता है कि सोलर रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे जितना भी गैसेज है वो क्या होता है, उसको क्या होता है कि उसके पॉजिटिवली चार्ज आयंस में कन्वर्टेड रहते हैं। और पॉजिटिवली चार्ज आयन बनता कैसे है, जब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। ठीक है, तो पॉजिटिवली चार्ज आयंस बनेगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहीं जा नहीं पाएगा, उसी पर्टिकुलर जगह पे रहेगा। अब वो जब वहाँ रहेगा तो वो सोलर रेडिएशन को क्या करेगा, अब्जॉर्ब करेगा। ठीक है। अच्छा, ये जो आयनाइज्ड पार्टिकल्स है, आयनाइज्ड पार्टिकल्स में अपना गैसेस मॉलिक्यूल्स भी आएगा और ये इलेक्ट्रॉन्स भी जो चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होगा, ये सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब किया हुआ, वो भी आयनाइज्ड पार्टिकल्स के अंदर में ही आएगा। ये सब जितना भी है क्या करता है कि जितना भी रेडियो वेव्स अपने यहाँ नीचे से छोड़ते हैं, जितना भी रेडियो वेव्स निकलता है वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है टूवर्ड्स द अर्थ सरफेस। जैसे कि यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं अपने किसी टेलीफोन पे, तो वहाँ पे क्या होता है कि रेडियो वेव क्रिएट होता है, फिर वहाँ पे जाके उस एटमॉस्फेयर में जितना भी ये क्या बोलते हैं आयनाइज्ड पार्टिकल्स है, वहाँ से फिर वो रिफ्लेक्ट बैक होकर फिर से अपने अर्थ सरफेस पे चला आता है। इसी से क्या होता है कि टेली कम्युनिकेशन, यानी कि फ़ोन पे बातचीत करना हो या वाईफाई कनेक्शन का बात करें या इंटरनेट कनेक्शन का बात करें, जितना भी टेली कम्युनिकेशन होता है अर्थ के ऊपर, ये यहीं से मेंटेन होता है। ये समझ लो आप लोग की नेचर का ही दिया हुआ है। ठीक है। अच्छा, जैसे कि मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में बताया था कि मैं एक चार्ट आप लोग को दे दूंगा जिससे आप लोग को करने में बहुत आसानी होगा। देख लो आप लोग, यहाँ पे एक चार्ट मैंने तैयार करके दिया आप लोग को, जैसे कि ट्रोपोस्फेयर में दिए। ट्रोपोस्फेयर का पहला देखते हैं, तो उसके पहला चार्ट में दिया हुआ है हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो हाइट क्या है उसके अंदर में, उसका एक्चुअल में हाइट क्या है, किस हिसाब से एक्सटेंड करता है, वो यदि हम लोग देखें तो क्या दिया हुआ है 0 to 11 किलोमीटर, ये हम लोगों ने पढ़ा था। टेम्परेचर रेंजेस क्या दिया गया है 15 डिग्री टू -56 डिग्री सेल्सियस, इतना तक यहाँ पे रेंजेस जाता है। इसके अंदर कौन कौन सा केमिकल स्पीसीज होता है, तो वो यदि देखें तो O2 N2 CO2 H2O एंड रेयर गैसेस, सम रेयर गैसेस यहाँ पे होता है। तो इस हिसाब से यदि आप लोग इसको अच्छे से समझ के रखोगे तो यहाँ पे क्या होगा, आप लोग को ईजिली आप लोग समझ पाओगे। एक चीज़ ये भी आप लोग को अच्छे से दिमाग में रखना होगा कि ट्रोपोस्फेयर में जैसे जैसे हम लोग ऊपर बढ़ेंगे वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होगा। स्ट्रेटोस्फेयर है फिर उल्टा होगा, जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे हम लोग वैसे वैसे टेम्परेचर भी बढ़ेगा। इसके बाद फिर मेसोस्फेयर में जाएंगे तो फिर ट्रोपोस्फेयर जैसा ही, जैसे जैसे हम लोग ऊपर बढ़ेंगे टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा। और फिर थर्मोस्फेयर में जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे वैसे वैसे टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो आप लोग इससे आगे समझ सकते हो कि एक बार बढ़ रहा है, सॉरी एक बार घट रहा है ट्रोपोस्फेयर में, जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे हम लोग टेम्परेचर घटेगा। स्ट्रेटोस्फेयर में जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे हम लोग टेम्परेचर बढ़ेगा, मतलब एक बार घटेगा एक बार बढ़ेगा, एक बार घटेगा एक बार बढ़ेगा, ऐसे करके चारों है और चारों खत्म भी हो जाएगा फिर। तो इस हिसाब से आप लोग देख सकते हो, आप लोग याद कर सकते हो। और ये चार्ट का आप लोग क्या कर सकते हो, यदि आप लोग को बुक में दिया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ से आप लोग देखे कर लो। यदि नहीं दिया हुआ है आप लोग के बुक में तो यहाँ पे आप लोग एक स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, जिससे आप लोग को हेल्प जरूर होगा कि इसका जो दिया हुआ है रेंजेस कि स्ट्रेटोस्फेयर 11 से लेकर 50 किलोमीटर के बीच में है और ओजोनोस्फेयर 25 to 30 किलोमीटर के बीच में है। इस हिसाब से आप लोग को बहुत हेल्प मिलेगा इस चार्ट से। एक बार में यदि एक जगह दिया रहेगा तो याद करने में ईजी रहेगा। अच्छा,
अब मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ कि मैं क्यों बोल रहा हूँ ये चार्ट को याद करके रखना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड कि ट्रोपोस्फियर का एक्सटेंशन कितना से कितना तक का है, ये बताओ। मे बी यहाँ पे आप लोग को फिल इन द ब्लैंक्स में दे दिया जाए या एमसीक्यू में दे दिया जाए, हो सकता है किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है, इवन आता है कोई एक ना एक का नाम का, मतलब ये ट्रोपोस्फियर या स्ट्रेटोस्फियर मेसोस्फियर किसी ना एक का पूछ ही लेगा, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे है गैसेस का लेके, ट्रोपोस्फियर के अंदर कौन कौन सा गैस होता है, स्ट्रेटोस्फियर के अंदर कौन कौन सा गैस होता है, सब मैंने यहाँ लिख के दिया हुआ है। तो सब आप लोग को क्या करना है कि यदि आप लोग के पास नहीं है तो लिख लो या स्क्रीनशॉट लेके रख लो, जैसे भी आप लोग को प्रिपरेशन करना है ये आप लोग पे डिपेंड करता है। तो आप लोग जिस हिसाब से सही लगता है आप लोग को वैसे आप लोग करो, बस मेरा काम था ये देना, आप लोग का हेल्प करना। यदि आप लोग के पास था तब तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप लोग लेके रखो इसको। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे, आगे हम लोग करेंगे द ओजोन लेयर। जैसे कि मैंने बताया था ओजोन को हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करके अच्छे से समझेंगे उसको ब्रीफ में। तो तब तक के लिए प्रैक्टिस करो आप लोग अच्छे से, प्रैक्टिस मतलब याद करो इसको अच्छे से, समझो जो मैंने समझाया, बुक्स अपने बुक्स को पढ़ो और कोशिश करना कि जो मैंने समझाया उसको आप लोग एक दो बार अच्छे से पढ़ लो जब तक नेक्स्ट वीडियो आएगा मेरा। और या यदि आप लोग बाद में अपलोड करने के बहुत दिन बाद देख रहे हो, तो जैसे कि मान के चलो एक वीडियो आप लोग देख रहे हो एट अ टाइम, तो उसके लिए फिर प्रिपेयर कर लो, ठीक है। कि मतलब कि यदि आप एक वीडियो अभी देखें, जो जो मैंने समझाया उसका यदि आप लोग को नोट्स बनाना है, क्योंकि हर एक चीज़ का कैरेक्टरिस्टिक मैंने यहाँ पे लिख के दिया हुआ था, तो यदि आप लोग स्क्रीनशॉट लेके भी रखते हो तो उसको यदि आप लोग नोट्स बनाना चाहते हो तो उससे आप लोग नोट्स बना लो, या बुक में दिया हुआ आप लोग को बुक का यदि ज़्यादा सही लग रहा है, वहाँ ज़्यादा समझ में आ रहा है, तो वो चीज़ को आप लोग फॉलो करो। कोई बात नहीं है, जहाँ से आप लोग को सही लग रहा है उस चीज़ को बस आप लोग प्रिपेयर करो। मेरा कहना यही है कि तरीका आपका होना चाहिए प्रिपेयर आप लोग करोगे, गाइड करने के लिए मैं हूँ, समझाने के लिए मैं हूँ। यदि आप लोग को कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और यदि कमेंट सेक्शन में भी नहीं, यदि ऐसा कुछ है कि मेरे को ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़े या फोटो से समझाना पड़े, तो आप लोग मेरे को डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मैं तो यही कहूँगा कि डायरेक्टली आप लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा नहीं लगा ये बताने के लिए आप लोग कमेंट में आके बता सकते हो। ऐसे आपका जैसा इच्छा होता है वैसे आप लोग करो, बस मैं यही कहूँगा कि यदि ज़्यादा एक्सप्लेन करने का कुछ रहा तो मैं कमेंट सेक्शन में बता नहीं पाऊँगा, ये आप लोग समझ ही सकते हो, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ मैं टाइप कर सकता हूँ, ना कोई ऑडियो ना कोई फोटो कुछ भी अपलोड कर नहीं पाऊँगा मैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इंस्टाग्राम पे आप लोग डायरेक्टली मेरे को रीच करो, दैट विल बी मोर बेटर। सो तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस करो अच्छे से, समझो याद करो इसको अच्छे से। कोई क्वेश्चन हो उसके लिए मैं हूँ आप लोगों के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।